तो टॉपिक है एवोगैड्रो लॉ, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक लाइन केवल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules. Equal number of molecules at constant temperature and pressure, means under same condition of temperature and pressure. ये concept एवोगैड्रो, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंडीशन अप्लाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट। सीधी सी बात है, हमने यही पढ़ा। इन्हीं पर बेस्ड हमने एक कंसेप्ट मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा। वो क्या है? इन्हीं के बेसिस पर कि फॉर 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो 22.4 लीटर होते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन गैस, इतना ही वॉल्यूम। 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल मीथेन, कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो इतने ही लीटर। मतलब अगर वॉल्यूम सेम है तो मोल यानी मॉलिक्यूल सेम होंगे। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम सेम होंगे, वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल या मॉलिक्यूल। ठीक, अब एक छोटी सी बात इनसे रिलेटेड। STP के बारे में तो हमें पता होता, अब जरा एक SATP भी होता तो वहां ध्यान देना। एक SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब अगर टेम्परेचर तुम्हारा 298.15 यानी रूम टेम्परेचर 298.15 और अगर प्रेशर तुम्हारा 1 बार हो, तो ऐसे टेम्परेचर को और प्रेशर को स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। इस टेम्परेचर और प्रेशर, इस कंडीशन में वॉल्यूम फिक्स है 24.789, इतने लीटर होते हैं 1 मोल के लिए। पहले मुझे पूरा लिखने देना, फिर पहला पॉइंट ये, पहले मुझे बोलने देना फिर आप बोलना। फिर आते हैं STP। STP में 2 बातें होती हैं, पर्टिकुलर STP में 2 बातें होती हैं। एक, टेम्परेचर हमारा 273.15, लेकिन प्रेशर 1 ATM और यहाँ 1 बार, ये दोनों ही STP। पीयूष जैन, टाइम पर आया करें, ध्यान देंगे सारे लोग। जो लोग लेट आते हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, फिलहाल हम रिपीट कर दे रहे हैं। अभी हम फिर से कर दे रहे हैं, मैं वैसे भी बता रखे हैं सब लोगों को, एक बार फिर से बता रहे हैं। कौन बच्चे आ चुके हैं मेरे स्क्रीन पर आ जाता, कौन बच्चे लेट आते हैं वो भी पता चल जाता। तो आप आ चुके हो, अच्छी बात है, ध्यान देना। लेट आने वाले रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिपीट नहीं करवाएंगे, उससे क्लास डिस्टर्ब होता। हमने आपसे कह रखा है 2 मिनट पहले सारे लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, 2 मिनट पहले। फिलहाल यहाँ हम अभी रिपीट कर देंगे, ध्यान देना, पहले इसे समझ लो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर ये है सेम, बार क्या है? बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, अभी हम बताएंगे।
कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज है, रुक जाओ, इसे हम यहाँ रोकते हैं, हम इसे यहाँ रोकते हैं, पहले ये चीज क्लियर कर दो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज है। रुक जाना, यूनिट ऑफ प्रेशर पहले ये बता दो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं। 11th क्लास के मतलब इस समय से आपको ये बात याद रखना कि प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे 1 एटीएम, एटीएम भी प्रेशर का यूनिट है, ये 1.013 बार के बराबर, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, ये 760 mm ऑफ Hg के बराबर, ये 760 टॉर्क के बराबर, ये 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर, ये 10 टू द पावर 5 एक्चुअली में 1.001 होता है, तो हम इसलिए इतना ही ले लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Hg मरकरी होता है, यूनिट शॉर्ट फॉर्म नहीं है, फुल फॉर्म है। Hg इज द मरकरी। ऑल आर यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर तुम्हें याद रखना होगा, कभी भी कन्वर्जन न्यूमेरिकल में जरूरत हो सकता है, ये यूनिट कन्वर्जन तुम्हें याद रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए इसे याद रखो। इसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट, और सारे एक दूसरे के इक्वल है। 1 एटीएम में इतने टॉर्क, 1 एटीएम में इतने पास्कल, 1 एटीएम में इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ऊपर आते हैं, पहले इसे दिमाग में एडजस्ट कर लो कि ये सारे प्रेशर के यूनिट है। सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg इज द मरकरी, 7 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये सारे प्रेशर के यूनिट है। अब एक बार फिर से ऊपर से, ताकि फिर दिक्कत न हो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होंगे, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम पॉइंट बनता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कंडीशन अप्लाई एट STP, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP 22.4 लीटर, 1 मोल मॉलिक्यूल फिक्स है। अगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो वॉल्यूम सेम होगा, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होगा, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। 1 मोल ऑफ CO2 इतने लीटर, 1 मोल ऑफ मीथेन इतने लीटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इतने लीटर, फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अब SATP क्या है? बार बार हम टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम में अटक सकते हैं इस चैप्टर में, इस वजह से। SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 298 केल्विन रूम टेम्परेचर को कहते हैं, इसे एम्बिएंट टेम्परेचर कहा जाता है, और प्रेशर 1 बार। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम इतने लीटर होंगे। 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतने लीटर होंगे, तब जब टेम्परेचर और प्रेशर ये, इसे एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273.15 स्टैंडर्ड टेम्परेचर। 1 ATM या 1 बार दोनों ही स्टैंडर्ड कहलाता है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड, दोनों ही स्टैंडर्ड है, लेकिन जरा सा का फर्क हो जाता है। अभी बताएंगे, जरा सा का फर्क हो जाता है। 1 मोल की बात करेंगे,
इस कंडीशन में 1 मोल जो भी गैस होगा उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। लेकिन इस कंडीशन में जो 1 मोल गैस होगा उसका वॉल्यूम होगा 22.7 लीटर, जरा सा का फर्क है। लेकिन दोनों ही एसिड एसटीपी माना जाता है। एसटीपी अगर एटीएम है, ये केल्विन है, इतने केल्विन टेम्परेचर और इतने एटीएम प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन यही प्रेशर अगर बार में हो तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना होगा। ये दोनों ही एसटीपी कहलाता है और ये प्रेशर का यूनिट। एसटीपी जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले लें तो उसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। रूम टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर कहा जाता है। रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर 25 होता है और प्लस 273 इक्वल्स टू 298। रूम टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, यानी 298 केल्विन। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो। ये सारी बातें आपके दिमाग में रहना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तुरंत शेयर कर दो। एसटीपी दोनों ही होता है, इसे भी एसटीपी कहते हैं, इसे भी एसटीपी, दोनों ही एसटीपी कहा जाता है। जरा सा वॉल्यूम में फर्क आ जाता है, इसलिए हमने दोनों को एक्सप्लेन किया। अगर 1 एटीएम है तो इतना, और अगर 1 बार है तो इतना। थोड़ी बहुत अगर वीडियो में परेशानी हो तो आप कंसीडर कर लो। अगर बिल्कुल ना दिखे, हाँ इसलिए तो यूनिट अलग है, इसलिए तो वॉल्यूम अलग हो गया। दोनों को एसटीपी ही कहते हैं, इनकी वजह से वॉल्यूम में फर्क आ जाता है 0.4 0.7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम आगे चलें। जिन्हें प्रॉब्लम है जरूर कहना कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान देना, आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर थोड़ी बहुत वीडियो में परेशानी हो तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर बिल्कुल ना दिखे तो जरूर चैट करके बताना कि सर वीडियो ज्यादा ब्लर है और मुझे समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। ठीक है? वंशिका आपने कहा बहुत ब्लर है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि सिंपल में भी ब्लर है। अगर किसी एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ब्लर दिखे इसका मतलब उनका नेटवर्क इशू है। किसी को भी ब्लर दिखे तो बोलना, जैसे कि अभी तक नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अगर ब्लर हो तो बोलना, क्योंकि 2 स्टूडेंट ने अभी तक कहा सर थोड़ा ब्लर है। अगर आप लोग में से किसी को भी दिखे तो बोलना जरूर कि सर ब्लर है, ताकि हम उस चीज को 2 बार 3 बार रिपीट कर दे ताकि आपको समझ आए। ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, कोई भी गैस, ध्यान देना पूरी बात, a gas which follow Boyle's law, Charles law and Avogadro law.
एक ऐसा गैस जो तीनों लॉ को कंबाइंडली फॉलो करे, उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। कोई भी गैस जो तीनों लॉ को कंबाइंडली फॉलो करे, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। ठीक, ऐसा कोई गैस नहीं है, इसका मतलब आइडियल गैस कोई होता ही नहीं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जो भी गैस इन तीनों को एक साथ कंबाइंडली फॉलो करे, उसे आइडियल गैस बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई गैस नहीं है जो तीनों को कंबाइंडली फॉलो करे। बिल्कुल, सच गैस इज हाइपोथेटिकल। सच गैस इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब हमारी सोच, हाइपोथेटिकल होता है। ये क्यों हाइपोथेटिकल होता है, ऐसी क्या बात हो गई? यानी इसका मतलब ये निकला कि फॉर सच गैस there is no intermolecular force of attraction. There is no intermolecular force of attraction. जो इन तीनों लॉ को एक साथ फॉलो करेगा, वैसे गैस में कोई भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं होगा। नो इंटरमॉलिकुलर। अभी आप बताते हैं। तो गैस के अंदर में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन नेग्लिजिबल कभी नहीं होता। लेकिन नेग्लिजिबल कभी नहीं होता। ठीक है, तो हमने ऐसा कंसेप्ट उठाया क्यों? क्योंकि किसी कंडीशन पे किसी गैस को आइडियल बनाया जा सकता है। यहाँ पर हेंस ऑल गैसेस आर रियल गैस, इसलिए सारे गैस को रियल गैस कहते हैं, आइडियल नहीं। लेकिन किसी कंडीशन पे रियल गैस को आइडियल बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? बट ध्यान देना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज आइडियल। क्योंकि किसी भी गैस के अंदर अगर हम लो प्रेशर डालेंगे और हाई टेम्परेचर डालेंगे तो मॉलिक्यूल दूर फैलेंगे। किसी भी गैस के अंदर अगर तुमने लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखा तो वो गैस के मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, और वैसे कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त वो आइडियल कहलाएगा, उससे पहले वो रियल था। तो जब तुमने लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर मतलब गैस मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, लो प्रेशर है मतलब हाई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसियस मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। जब गैसियस मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, नहीं के बराबर। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाए तो वो गैस आइडियल कहलाता है। इसलिए हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल। लो प्रेशर कैसे करेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देंगे, बाहर की ओर खींचेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे। पिस्टन से हम प्रेशर लगाते हैं तो पिस्टन बाहर की ओर खींचेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर को हम ये रोटेटर से कम करेंगे, नीचे हीट करके गर्म करेंगे,
तो वैसे कंडीशन में आइडियल। ठीक, अब इसका मतलब कि जो भी गैस इन तीनों को फॉलो करेगा वो आइडियल। तो इस कंडीशन में कोई भी गैस इन तीनों को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब जो इक्वेशन इन तीनों से बने वो आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैस इन तीनों को फॉलो करे आइडियल गैस, और जो इक्वेशन इन तीनों से बने वो आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय combined effect of Boyle's law, Charles law and Avogadro law are called ideal gas equation। सीधी सी बात, रुक जाना, दोनों कंटिन्यू हम इधर और चैटिंग दोनों नहीं देख सकते हैं। एक इंटरवल के बाद चैट किया करें, नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। पहले हमें बोल लेने दें। जो भी गैस इन तीनों को फॉलो करे वो आइडियल गैस। तो जो इक्वेशन इन तीनों के हेल्प से बने वो आइडियल गैस इक्वेशन। एक्चुअली में ऐसा कोई गैस होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब हमारी सोच है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों को फॉलो करने का मतलब उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होंगे। लेकिन किसी भी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। लेकिन किसी कंडीशन पे नेग्लिजिबल किया जा सकता है। वो कब? तो जब हम लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाएंगे। तो हमारे सारे गैस रियल होते हैं, लेकिन रियल गैस को आइडियल बनाया जा सकता है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगाने से मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, और मॉलिक्यूल दूर जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इन तीनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या बना? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग। बॉयल्स लॉ ये है, चार्ल्स लॉ ये है, एवोगैड्रो लॉ ये है। तीनों केस में वॉल्यूम है, तो लिख सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p, तीनों को एक साथ कर दिए। और pv इज प्रोपोर्शनल टू nt। प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसे गैस कांस्टेंट बोलेंगे। तो देयरफॉर pv इक्वल्स टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों? ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ के कंबाइंड इफेक्ट से बना है। इसलिए इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर R क्या है? तो R हमारा गैस कांस्टेंट। R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट। ध्यान देना, इनका वैल्यू भी तुम्हें याद रखना होगा, वैसे पेपर में क्वेश्चन में गिवन होता, फिर भी 0.082 इतने लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, या फिर 0.083 इतने DM क्यूब बार पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 इतने जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 1.987 यानी इक्विवेलेंट टू 2 इतने कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इस चैप्टर में बहुत यूनिट है, तुम्हें यूनिट कन्वर्जन हर वक्त याद रखना है। जैसे अभी अभी हमने आपको इधर बताया प्रेशर का यूनिट, उसी तरह से R का इतने सारे। जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। जब भी तुम प्रोपोर्शनल को इक्वल्स टू में करते हो
तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो हियर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड गैस कांस्टेंट। जब भी कोई प्रोपोर्शनल इक्वल्स में बदलता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। हियर R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वल में बदला, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट। एक लाइन में रिपीट करते हैं, एक लाइन में ध्यान देना। जो भी गैस इन तीनों को फॉलो करे आइडियल गैस, ऐसा कोई गैस नहीं है। क्यों? इन तीनों को फॉलो करने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल। सारे गैस में कुछ न कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जरूर होते हैं, इसलिए सारे गैस रियल है, आइडियल कोई नहीं। लेकिन रियल गैस को आइडियल की तरह बिहेव करवाया जा सकता है। कब? जब उनमें लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगाएंगे। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाने की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा। अब जो इन्हें फॉलो करे वो आइडियल गैस, तो जो इक्वेशन इनसे बने वो आइडियल गैस इक्वेशन। तो चलो देखते हैं। बॉयल्स लॉ ये रहा, चार्ल्स लॉ ये रहा, एवोगैड्रो लॉ ये रहा। इधर 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 पहले तो ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, ये एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट ये रहा। पी को इधर ले गए और प्रोपोर्शनल के जब हटाएं तो एक कांस्टेंट टर्म आया, एक कांस्टेंट टर्म आया, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों? दिस इज द, ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म से बना। जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो आइडियल गैस इक्वेशन। कुछ लोग कहते हैं अरे बालक x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखो या 3 इंटू 2 इंटू 4 लिखो, क्या फर्क पड़ा? ये आपने क्यों पूछा? r बीच में क्यों लिखा? मर्जी तुम्हारी, कहीं लिख दो, वो तो सुटेबल लग रहा है इसलिए ऐसा लिखते हैं। मर्जी तुम्हारी, n बीच में लिख दो, n किनारे लिख दो, t पहले कहीं भी लिख दो। ये एक सुटेबल मेथड बनाया गया, लिखने के लिए हम कहीं लिख दें, उससे क्या फर्क है? किसी को कुछ पूछना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट बहुत जगह मिलेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। इस चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन खास है। क्या नेग्लेक्ट वाली बता दें? कौन सी नेग्लेक्ट कर दें हम? क्या नेग्लेक्ट करना है बताइए जल्दी थोड़ा। क्या नेग्लेक्ट करना है? कोई जवाब नहीं। चलिए, नेग्लेक्ट करने का मतलब है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मानकर चलो कि 2 है और इनके बीच में 0.00000002 है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे? यहाँ कुछ नहीं है, ये चीज कहना, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, ठीक है। तो ये था आपका आइडियल गैस इक्वेशन। मुझे मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन्हीं पर है, मैक्सिमम यूनिट भी याद रखना। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना, अभी पहले इन्हीं से रिलेटेड बातें। कंफ्यूजन जहां हो बोलना जरूर, हर किसी को कहते हैं, ठीक है। अब तो आपने अभी क्या देखा कि आइडियल गैस इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल। क्यों? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल एंड टेम्परेचर, क्योंकि आर तो हमारा कांस्टेंट है।
इन चारों के बीच वेरिएबल है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल and it describe the state of any gas and describe state of any gas। स्टेट ऑफ एनी गैस का मतलब किस स्टेट, कैसा स्टेट है, मतलब उस समय उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है या कम है, वॉल्यूम कितना है, नेग्लिजिबल है या क्या है, क्योंकि हम इनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसलिए इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, मोल एंड टेम्परेचर। इसलिए इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक, अब एक छोटी सी बात, अगर हमारा गैस फिक्स्ड है, अमाउंट ऑफ गैस, इफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, fixed amount of gas is taken at two different conditions। अगर हमने कोई गैस लिया फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब ये फिक्स्ड है, टू डिफरेंट कंडीशन P1 P2 T1 T2 V1 V2, टू डिफरेंट कंडीशन मतलब P1 P2 T1 T2 V1 V2, तब क्या होगा, P1 V1 upon T1 equals to NR and P2 V2 upon T2 equals to NR। तो therefore P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2। हाँ, किसी ने कहा कि सर वीडियो ब्लर हो रही है बहुत ज्यादा, सही है? आप लोग भी जरा बताओ, किसी ने कहा वीडियो ब्लर हो रही है बहुत ज्यादा। सब लोग का कहना है कि सर बहुत ज्यादा क्लियर है। अब हम क्या करें, सारे लोग कह रहे हैं क्लियर है और एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ब्लर है। पहले ये बता दे, क्या देखने, देखो हमने क्या कहा कि आज के डेज में, हमारी बात सुन लो, आज के डेज में ये जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम है सब जगह है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो तो एडजस्ट कर लो, और अगर बिल्कुल ना दिखे, बिल्कुल ना समझ आए तो मुझे जरूर शेयर करो, हम एक पल के लिए रोक करके हम फिर से बता देंगे। अगर बिल्कुल ना दिखे, बिल्कुल ना समझ आ रहा हो तो मुझे जरूर बताओ, हम तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। तो एक पल के लिए रुक करके हम फिर से दोबारा बता देंगे, ठीक है? तो इस वक्त कैसा है, दिख रहा है? हम आगे चले, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान देना। हमने सिर्फ ये कहा कि हमने सिर्फ ये कहा अभी तक कि जो हमने अभी अभी पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी है और कुछ नहीं। अब अगर हमने गैस को फिक्स कर लिया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, टू डिफरेंट कंडीशन मतलब P1 P2 T1 T2 V1 V2, टू डिफरेंट कंडीशन पर कोई गैस रखे हैं, लेकिन दोनों तरफ गैस फिक्स्ड अमाउंट में, तो पहले कंडीशन में P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू NR हो जाएगा,
दूसरे कंडीशन में P2V2 अपॉन T2 NR के बराबर, दोनों ही NR है, इसका मतलब ये दोनों बराबर। अगर हम टू डिफरेंट कंडीशन की बात करें तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा। कोई दिक्कत? हम आगे चले। किसी को कोई दिक्कत? हम आगे चले। P1 ये कैसे आया? मुझे पता है PV इक्वल्स टू NRT। उसने कहा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। हाँ वही चीज बता रहे हैं, ध्यान देना, फिर से बोल रहे हैं, फिर से। हमने कहा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब ये फिक्स्ड है, और हमारा गैस कांस्टेंट है। टी को नीचे ले आओ, पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू NR, मतलब ये कांस्टेंट है, क्योंकि आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और तुमने फिक्स्ड अमाउंट कर दिया, यानी एन भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल तो ये है। तो पहले कंडीशन पर P1 V1 अपॉन T1 NR के बराबर, और दूसरे कंडीशन में P2 V2 अपॉन T2 वो भी NR के बराबर। इसी इक्वेशन से ये बना है। आर तो कांस्टेंट ही है ना, आर तो हमारा कांस्टेंट ही है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, आर तो ऑलवेज कांस्टेंट है, आर तो हमारा ऑलवेज कांस्टेंट है। लेकिन तुमने अमाउंट भी कांस्टेंट कर दिया, फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ये दोनों कांस्टेंट। टी को इधर ले आए, यानी ये वेरी करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो पहले कंडीशन पर ये P1 V1 T1, और दूसरे कंडीशन पे P2 V2 T2, लेकिन दोनों केस में NR ही है, मतलब दोनों बराबर है। अगर दो कंडीशन को लेकर चलेंगे तो रिलेशन ये बनेगा। दो कंडीशन को लेकर चलेंगे तो रिलेशन ये बनेगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कहना। ये चीज बार बार कहते हैं, जिसे प्रॉब्लम हो बोलना जरूर कि सर समझ नहीं आया, बिल्कुल कहना, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, इनके बीच क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, चलो देखते हैं। हमने अभी पढ़ा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT, और PV इक्वल्स टू, ये मोल है, मोल को तोड़ो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल को हमने तोड़ा, इनटू RT। वॉल्यूम को नीचे लाओ और इसको साइड करो, वॉल्यूम को नीचे लाओ और इसको साइड करो, तो P इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT अपॉन मोलर मास, इधर कर दिए। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो P इक्वल्स टू DRT अपॉन M, DRT अपॉन M, ये रिलेशन याद रखेंगे। मोलर मास ऑलवेज कांस्टेंट, R ऑलवेज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, अगर, तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसी भी गैस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, अगर हुआ, तो प्रेशर डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा। किसी को कुछ पूछना है? फिर से दो स्टूडेंट ने कहा रिपीट कर दो, किसी ने कहा रिपीट कर दो, चलो 1 मिनट लगेंगे।
रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, हमने आइडियल गैस इक्वेशन अभी अभी पढ़ा। PV इक्वल्स टू nRT, यहीं से शुरू कर रहे हैं। n होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम को नीचे लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। वॉल्यूम को नीचे लाएं और इसको इधर कर दिए। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, काम खत्म। एक लाइन तो है। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि ये तो कांस्टेंट रहता है, किसी भी गैस का मोलर मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो, हमने कहा अगर हुआ तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई दिक्कत? आपके माइंड में कुछ भी हो बोलोगे जरूर, अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा। हर स्टूडेंट के लिए कांस्टेंट, हमने कहा अगर, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हमने वर्ड यूज किया इफ, कि अगर तुमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये डेंसिटी का प्रोपोर्शनल हो गया। अगर तुमने कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये इसी का प्रोपोर्शनल, यानी यही दोनों वेरी करेंगे, बाकी तो कांस्टेंट। इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। पहले भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? टेम्परेचर भी तो है, टेम्परेचर भी तो साथ में है। टेम्परेचर मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये चेंज हो जाएगा। सिर्फ प्रेशर के हिसाब से थोड़ा ही चलेगा, टेम्परेचर के हिसाब से भी तो चलेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में 99% न्यूमेरिकल यही तक जो आपने पढ़ा उन्हीं पर है। आपने क्या पढ़ा वो लिख देना, ध्यान देना। तुमने पढ़ा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तुमने पढ़ा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's law, P1 upon T1 equals to P2 upon T2। तुमने पढ़ा P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2। तुमने पढ़ा PV equals to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। और तुमने पढ़ा P equals to dRT upon M। सारे न्यूमेरिकल इन्हीं पर। छोटी सी बात अगर तुम्हारे दिमाग में है तो, मैक्सिमम 90% से ऊपर न्यूमेरिकल इन्हीं पर। क्या उम्मीद करें आपको समझ आया? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ पे न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। आइडियल गैस इक्वेशन, डेंसिटी का रिलेशन। उम्मीद करें कि आपको समझ आया। आगे चलें। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना। अगला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स
लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ध्यान देना अच्छी तरह। अगला टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, पहले हिंदी में समझा रहे हैं। हमारे पास ये गैस है, गैस है सर, जो भी बात आप गैसियस स्टेट पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये चीज रखना कि सर कोई भी एग्जाम्पल देंगे तो गैस का ही देंगे। हमारे पास ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, डी गैस। इन चारों को तुमने एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। इस कंटेनर का प्रेशर क्या होगा? चारों गैस को तुमने इस कंटेनर में डाल दिया। बहुत ही सीधा लॉ है, ऐसा लगेगा लॉ का मतलब नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इनका प्रेशर क्या होगा? तो बोलोगे वेरी सिंपल, इन सारे के सम के बराबर होगा। कंटेनर का प्रेशर क्या होगा? तो सारे के सम के बराबर होगा। यही लॉ है। किसे नहीं समझ आया? इन चार गैस को हमने डब्बे में डाल दिया, बिल्कुल। तो इस डब्बे के अंदर प्रेशर कितना बनेगा? तो जो इनका प्रेशर है उनको जोड़ के बता देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा सिंपल वे में कि टोटल प्रेशर, अभी कुछ लिखना मत, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस नहीं बोलेंगे, नॉन रिएक्टिंग गैस, आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस, ध्यान देना, इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब खुद का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब खुद का प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैसेस। यानी कि P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट। लेकिन कंडीशन अप्लाई, इस वक्त कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होना चाहिए। ये अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। इस वक्त ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कंडीशन अप्लाई, तभी जाकर ये होगा। और दूसरी बात, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अगर रिएक्टिंग हुआ तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, गैस तो रहा ही नहीं है। तो इन सब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या उम्मीद करें समझ आए। अब एक छोटी सी बात, वाटर वेपर, वाटर जब बॉयल होता है तो वेपर बनता है। तो किसी भी लिक्विड से जब तुम बॉयल करो तो वेपर निकलेगा, वाटर मानकर चलो। तो वाटर से जो वेपर निकला, इस वेपर से जो प्रेशर बनता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो सेचुरेटेड वाटर वेपर को एक्वस टेंशन नाम दिया गया। तुमने लिक्विड को बॉयल किया, वेपर निकला, प्रेशर कुकर देखते हैं उसमें देख, लिक्विड को बॉयल किए तो वेपर निकला, और इस वेपर से जो प्रेशर बनेगा इस पर,
उसे वेपर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन सेचुरेटेड वाटर वेपर को, वाटर वेपर का जो भी प्रेशर होगा उसे एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन किसे बोलेंगे? तो प्रेशर ऑफ, मतलब सेचुरेटेड, कि अब इससे ज्यादा नहीं बन सकता, प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड वाटर वेपर को एक्वस टेंशन कहते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है? इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर मुझे किसी ड्राई गैस की बात की जाए, सूखा कोई गीला गैस है, गीला गैस से मुझे सूखे गैस का प्रेशर चाहिए, गीला गैस में से सूखे गैस का प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, गीला गैस यानी मॉइस्ट गैस, गीलापन माइनस कर दो, मतलब एक्वस टेंशन। मतलब एक्वस टेंशन, ये माइनस कर देंगे तो ये मुझे मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे जरूर। एक्वस टेंशन नहीं है, देखो बोला करो जरूर। नहीं, जिसे नहीं आया वो बोलेंगे। लास्ट लाइन रिपीट करते हैं, ध्यान देना, फिर से ध्यान देना। हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है, वाटर। अगर हम इसे, अब ये मत समझना कैंडल से हीट कर रहे हैं, इसे बर्नर समझो गैस का, तो वेपर निकलेगा। ये वाटर है तो ये वेपर है। इस वेपर की वजह से इसके सरफेस पर प्रेशर बनेगा। हमारी बात समझ लो, पहले हमारी बात। इस वेपर की वजह से जो इस पे प्रेशर बना वो वेपर प्रेशर कहलाता है। वाटर का वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। वेपर प्रेशर बोलो, यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर, वाटर वेपर। वाटर वेपर से जो प्रेशर बना, लेकिन एक लिमिट ही होती है हर जगह। लिमिट को सेचुरेशन कहते हैं, लिमिट को सेचुरेशन कहते हैं। तो सेचुरेटेड प्रेशर जो होगा वाटर वेपर का, उसी को हम एक्वस टेंशन कहते हैं, उसी को एक्वस टेंशन कहते हैं। तो प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी गीला है ना, उसके प्रेशर को हम एक्वस टेंशन। तो अगर ड्राई गैस का मुझे निकालना है प्रेशर, तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर में एक्वस टेंशन माइनस कर दो। मॉइस्ट का मतलब है ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। तुमने उसमें से एक्वस टेंशन माइनस कर दिया तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। एक्वस टेंशन मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ गीला वाटर वेपर। हमने से वो, इनमें से वो प्रेशर माइनस किया जिसकी वजह से ये मॉइस्ट है। एक्वस टेंशन क्या है? प्रेशर है किसका? वाटर वेपर का, यानी गीलापन। तो हमने गीले गैस का प्रेशर से गीलापन माइनस कर दिया तो ड्राई गैस ही बचा। कोई दिक्कत? कंफ्यूजन हो अभी तो आप बोल दो। ये चीज बार बार कहते हैं, सिंपल वे में दो बात ही अभी तक। हम आगे चले, हम आगे चले, किसी को कुछ भी पूछना। एक्वस टेंशन क्या है? साफ तो लिखा है, प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं। प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं। प्रेशर एक्वस टेंशन है,
किसका प्रेशर? तो वाटर वेपर का। वही तो बोल रहे हैं, प्रेशर को एक्वास्टेंशन कहते हैं, लेकिन किसका प्रेशर? तो वाटर वेपर का। वाटर वेपर से जो प्रेशर बनता है उसी को एक्वास्टेंशन। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, लेकिन कौन सा? सेचुरेटेड, मतलब कि इतना ज्यादा प्रेशर बन जाए। एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं। प्रेशर कुकर में जब सेचुरेटेड हो जाता है तो सीटी बच जाता है। प्रेशर कुकर में जब सेचुरेशन, मान लो प्रेशर कुकर हीट कर रहे हैं, अब कुकर के अंदर प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, सेचुरेटेड आ गया, अब इससे ज्यादा नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो बाहर निकल आएगा, यानी सीटी बच जाएगी। सेचुरेशन का मतलब मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अगर तुमने सीटी नहीं बजने दिया तो कुकर फट जाएगा। सेचुरेशन का मतलब मैक्सिमम लिमिट। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कह दो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। अब इसी प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन क्या है? इसी प्रेशर का, यानी सीधी सी बात है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि वो रिलेशन समझ सकते। ये मोल फ्रैक्शन क्या है उन्हें तभी समझ आएगा। किसी एक का मोल बटे टोटल मोल, किसी भी सॉल्यूशन में। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, ए बी और सी, नमक चीनी पानी, शिकंजी बन गया। नमक चीनी पानी से मिलकर एक सॉल्यूशन बना, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक्स, मोल फ्रैक्शन का सिंबल। तो ए का मोल, मोल को एन से डिनोट करते हैं, बटे टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या है किसी भी सॉल्यूशन के लिए? किसी एक का मोल बटे टोटल मोल। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो बी का मोल बटे टोटल मोल, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है मुझे पढ़ना है। तो मोल फ्रैक्शन तो पहले पता चले, किसी एक का मोल बटे टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन। मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। किसी एक का मोल बटे टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन। कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरू करेंगे अगले क्लास में।